एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not have independent existence but they always take part in a chemical reaction. तो आप लोग एटम के बारे में जानते हो कि ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, किसी भी एलिमेंट का, जो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। और लेकिन यही वो पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter. Okay, that is the smallest unit of matter भी बोल सकते हो, smallest particle of matter which takes part in a chemical reaction, okay, fine. So whenever they take part in a chemical reaction they combine with एटम्स ऑफ सेम नेचर और ऑफ डिफरेंट नेचर, है ना। जब भी वो कंबाइन करते हैं तो वो किसी दूसरे तरह के एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन करते हैं या खुद के जैसे ही किसी दूसरे आइडेंटिकल एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करते हैं। ये सब चीज आप लोगों को पता है ना। केमिकल रिएक्शन एंड एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ओके, and molecules are much more stable than atoms. So which type of atoms are there? Atoms of metallic elements, okay, atoms of metallic elements as well as atoms of non-metallic elements, ओके। मेटलॉइड्स भी होते हैं बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे, तो हमें मेटेलिक एलिमेंट्स और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो हम लोग अभी मेटलॉइड्स या किसी और तरह के एटम्स के बारे में उतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। एटम्स जब कंबाइन करते हैं बच्चों वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। वो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो जब वो मॉलिक्यूल बनते हैं, वो साथ में रहते हैं, तो दो पार्टिकल का साथ में रहना ये अपने आप तो पॉसिबल नहीं हो सकता, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो एटम 1 जब कंबाइन करता है एटम 2 के साथ, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। और इन दोनों एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके वजह से वो साथ में रह पाते हैं, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसे लिंकेज भी कहा जाता है, ठीक है, द लिंकेज बिटवीन एटम्स, ओके। तो इसी लिंकेज या इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड, ओके। अच्छा, जो मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इनके आउटर मोस्ट सेल में जनरली एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जो नॉन मेटेलिक एटम्स हैं बच्चों, उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, ओके। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको आपको पता है कि वो लोग इनर्ट होते हैं, नोबल गैसेस उन्हें कहा जाता है। और एक एक्सेप्शन भी है, हीलियम, जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल है, इनर्ट है ना, ठीक है। जो एटम्स मेटेलिक होते हैं, है ना, जो एटम्स मेटेलिक होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे हैव a tendency to lose electron, ठीक है। ये पीरियडिक टेबल वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे कि मेटल्स के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स के पास, जिन एटम्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ओके, बट फिलहाल हमें एक्सेप्शंस के बारे में नहीं पढ़ना, हमें जनरल स्टडी करना है। तो मेटल्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, और वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो जो चार्ज उनके पास आएगा वो
+1 होगा या 1+ होगा, ठीक है। और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जैसे सपोज कर लो किसी मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो बन सकता है M2+, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी मेटल के पास 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में और वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो क्या बन जाएगा, M3+, है ना, ठीक है। सो मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव ions, that is cat ions, है ना। पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कैट आयंस कहते हैं, ओके। नॉन मेटल्स का उसी तरीके से क्या है, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो नॉन मेटल्स होते हैं, है ना, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इनका टेंडेंसी, इनका नेचर क्या होता है ना, ये चाहते हैं कि हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, है ना, तो हम स्टेबल हो जाएंगे। जैसे सपोज कर लो कोई एक नॉन मेटल है, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। जो नॉन मेटल है, सपोज कर लो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, 1-। नॉन मेटल की जगह सपोज हम लोग कोई एक सिंबल ले लेते हैं, सपोज कर लो एक नॉन मेटल है Y, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो बन जाएगा Y1-, ठीक है। उसी तरीके से अगर सपोज कर लो कोई नॉन मेटल है Y, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो बन जाएगा Y2-। अगर कोई नॉन मेटल है Y और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो बन जाएगा Y3-, है ना। तो लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, गेन करेगा कोई एटम इलेक्ट्रॉन को तो वो नेगेटिव आयन बनेगा, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनायंस। नेगेटिव आयंस को क्या कहते हैं बच्चों, एनायंस। क्या कहते हैं, एनायंस, ओके। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ये इंट्रोडक्शन है ना। एटम्स के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज होगा, हो सकता है हमसे ज्यादा भी पता हो, है ना। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन एटम्स का। और एटम्स कंबाइन जब करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल में जो एटम्स कंबाइन करके साथ में रहते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं, है ना। और हम लोग फिर एटम्स के वैरायटीज के बारे में पढ़े कि एटम्स मेटेलिक हो सकते हैं, एटम्स नॉन मेटेलिक हो सकते हैं। जो मेटेलिक एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स जनरली पाए जाते हैं। जो नॉन मेटेलिक एटम्स होते हैं यानी कि नॉन मेटल के एटम्स, है ना, उनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जनरली। जो मेटेलिक एटम्स होते हैं उनका टेंडेंसी कैसा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयंस में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां हम लोग देखें एक जनरल इक्वेशन, है ना, कि एक सपोज कर लो एटम है M, मेटेलिक एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो M1+ बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो M2+ बन जाता, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो M3+ बन जाता। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखें नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Y1- बनेगा, Y अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Y2- बनेगा, Y अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Y3- बनेगा। Y की जगह कोई भी नॉन मेटल हम लोग रख सकते हैं। जो ये आयंस बन रही है नेगेटिव है, जिन्हें हम लोग एनायंस कहते हैं, जिन्हें हम लोग एनायंस कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। उसके बाद बच्चों केमिकल कॉम्बिनेशन कितने तरह का होता है, केमिकल कॉम्बिनेशंस कितने तरह का होता है, ठीक है। कितने तरह से हो सकता है केमिकल कॉम्बिनेशन, ओके। Chemical combination can take place by 2 means, that is, one by transfer of electrons, okay, one by transfer of electrons, okay। और ये ट्रांसफर किसके किसके बीच में होगा, देखो ट्रांसफर वाला सिचुएशन तभी अराइज कर सकता है जब एक डोनेट करे और दूसरा एक्सेप्ट करे, है ना। जैसे सपोज कर लो एक के पास बहुत सारे पैसे हैं और एक के पास पैसे का कमी है, तो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो अपना पैसा कुछ ट्रांसफर कर सकता है, ये दे देगा वो ले लेगा, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल इन केस इफ इट इज पॉसिबल when the combining
एटम्स आर मेटल एंड नॉन मेटल। आपको पता है कि मेटल डोनेट करता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है, तो ये डोनर बन गया, ये क्या बन गया, एक्सेप्टर बन गया। तो एक डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तभी तो ट्रांसफर हो पाएगा। अब दोनों बोलेंगे कि हम लोग डोनेट करेंगे तो एक्सेप्ट कौन करेगा, है ना। अब अगर दोनों बोलेंगे कि हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो डोनेट कौन करेगा, तो उस केस में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ट्रांसफर तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक देने को तैयार हो और दूसरा लेने को तैयार हो, है ना। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का एक तरीका है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है बच्चों ना, दूसरा तरीका है बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर सपोज कर लो दो एटम्स हैं और दोनों का टेंडेंसी है कि वो गेन करते हैं, लूज नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट नहीं करते, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों ना, वो लोग फाइनली एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे, एक समझौते पर पहुंचेंगे कि अच्छा ठीक है, जैसे सपोज कर लो क्लोरीन एक नॉन मेटल है ना, और दूसरा एटम सपोज कर लो, या फिर हम लोग बात करते हैं सपोज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, बोथ हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज कार्बन भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, बिकॉज दोनों का टेंडेंसी, दोनों का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों ना, वो लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे और बोलेंगे अच्छा ठीक है, हम लोग अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, है ना, अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर, ना तुम्हें देना पड़ेगा ना हमें देना पड़ेगा, हम लोग शेयरिंग कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो sharing of valence shell electron takes place when the combining atoms are non metals, है ना। ठीक है, एक नॉन मेटल जब दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, तो वो सपोज कर लो एक कंपाउंड बना, एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो उन दोनों को जोड़ करके रखेगा, वो शेयरिंग के वजह से डेवलप होगा। किसके वजह से डेवलप होगा, शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया इतना। तो केमिकल कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हो सकता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, बढ़िया। उसके बाद आते हैं बच्चों, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे बच्चों, द लिंकेज और फोर्स, द लिंकेज or force which acts between, okay, the linkage or force which acts between two or more atoms to hold them together, between two or more atoms to hold them together, okay, the linkage or force which acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule, as a stable molecule, ठीक है, is known as chemical bonding, or is known as chemical bond, is known as chemical bond. ओके, और इसी का जो कंसेप्ट है उसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर के रह रहा है ना। दोनों कंबाइन होकर के कब रह सकते हैं, जब उनके बीच में उन दोनों को जोड़ कर रखने वाला एक फोर्स हो, उन दोनों को जोड़ कर रखने वाला एक फोर्स हो। उसी फोर्स को बच्चों हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। ये कैसा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, द लिंकेज और फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर, है ना। किसी दो चीज को साथ में रखने के लिए कौन सा फोर्स होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, है ना। अच्छा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके,
अब थोड़ा नोबल गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं और उनके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स। क्या केमिकल बॉन्डिंग सबका होता है? ठीक है, नहीं। ठीक है, नोबल गैसेस का देखो, नोबल गैसेस का क्या है बच्चों, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट। इसी चीज को हम लोग कैसे कह सकते हैं, देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि नोबल गैसेस जो हैं केमिस्ट्री के साधु संत हैं, है ना। केमिस्ट्री के क्या है, साधु संत। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना। वो हमारे या तुम्हारी तरह नहीं है कि थोड़े थोड़े बात पर गुस्सा हो जाएंगे और रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। नोबल गैसेस जो है वो काफी नोबल नेचर के हैं। वो केमिकल्स के बीच में वो साधु संत माने जाते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। बिकॉज जिस तरीके से साधु संत क्या करते हैं, वो लोग अपने पूरे मतलब दुनिया से अलग हो जाते हैं और वो लोग मतलब मोक्ष की तरफ चल पड़ते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। तो उनके मन के अंदर में कोई भी चीज ऐसा नहीं होता जो उन्हें प्रोवोक कर सके, जो उन्हें एक्टिवेट कर सके। लेकिन हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम लोग तुरंत प्रोवोक हो जाते हैं, तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और रिएक्ट कर जाते हैं। तो नोबल गैसेस के साथ ऐसा नहीं है। नोबल गैसेस जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों स्टेबल होता है, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। जिसका पहले से ही कंप्लीट है वो क्यों रिएक्ट करे, है ना। अच्छा, तो नोबल गैसेस में दो रूल्स आते हैं बच्चों। एक तो तुम्हारा दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल इन केस ऑफ हीलियम, है ना। They have 2 electrons in their outermost shell. That is in case of helium, and 8 electrons in their outermost shell in case of other noble gases, in case of other noble gases। ठीक है, तो हीलियम बच्चों एक एक्सेप्शन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं और वो क्या होता है, इनर्ट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ओके, और बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो नोबल गैसेस होते हैं उनका थर्ड पॉइंट क्या है, दे डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, they do not lose or gain electron, that is they are inert or unreactive। ठीक है, तो रिएक्ट करेंगे क्यों, उनका तो पहले से ही सारा कंप्लीट है ना, उन्हें जरूरत ही नहीं है रिएक्ट करने का। ओके, बिकॉज वो खुश है अपनी दुनिया में। तो नोबल गैसेस जो होते हैं बच्चों वो रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ओके, नोबल गैसेस में नाम आप लोगों को याद होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडन। ठीक है, ये इतने नोबल गैसेस जो हैं ये सब अनरिएक्टिव हैं और ये लोग किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते अंडर नॉर्मल कंडीशंस, है ना। कुछ कंडीशंस हैं जहां वो रिएक्ट करते हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम उस चीज के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का बनना, है ना, तो जेनॉन रिएक्ट करता है बट एक्सट्रीम कंडीशन में रिएक्ट करता है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता, ऑर्डिनरी कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता। उसके रिएक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मतलब कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाकर वो रिएक्ट करेगा। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसी के लिए हम उनके बारे में हम लोग जनरल स्टडी कर रहे हैं। जनरली दे डोंट रिएक्ट, जनरली दे डोंट रिएक्ट। ओके, तो ये तो हो गया बच्चों नोबल गैसेस के बारे में बात, है ना। ओके, इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, है ना, ये तो बस इतने ही है। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस थोड़ी हैं, वो तो रिएक्टिव है ना। दुनिया में कितने साधु संत होते हैं, बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग तो रिएक्टिव होते हैं, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, तो
अब हम लोग बात करेंगे बच्चों उनके बारे में, किनके बारे में? एटम्स अदर देन नोबल गैसेस, है ना? एटम्स अदर देन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन नोबल गैसेस, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स other than noble gases, other than noble gases, ठीक है? उनके साथ क्या परेशानी है ना? वो क्यों रिएक्टिव होते हैं? अरे भाई सब रिएक्टिव होते हैं, है ना? रिएक्ट क्यों करते हैं? तो रीजन क्या है? atoms of elements other than noble gases have unstable electronic configuration, that is their outermost shell is incomplete. They have unstable electronic configuration, and they have unstable electronic configuration, that is their outermost shell, जिसे वैलेंस सेल भी कहा जाता है ना, इज इनकम्प्लीट. ओके, जो साधु संत होते हैं बच्चे, उनका मन पूरा शांत रहता है ना? लेकिन हम लोग कभी भी शांत, हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता. हम लोग संतुष्ट होने का कोशिश करते रहते हैं. हम लोग इतना मेहनत क्यों करते हैं अपने लाइफ में, है ना? हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसी क्या अचीव करना चाहते हैं? व्हाट डू वी वांट इन आवर लाइफ? ओके, सो वी वांट पीस, राइट? पीस ऑफ माइंड. ओके, तो कैसे अचीव करेंगे, है ना? तो हम लोगों को फिर क्या करना पड़ता है? हम लोग देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कौन है जो शांत है, जो अचीव कर चुका है शांति को. तो हम लोग देखते हैं साधु संत जो है वो लोग अचीव कर चुके हैं. तो हम लोग देखेंगे कि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है. अगर हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को उनके जैसा कर लेंगे तो क्या हमें भी शांति मिल जाएगी? ठीक है, तो इसी चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, रिएक्ट करेंगे. इसी चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे? रिएक्ट. हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? अनस्टेबल है. हमारा आउटर मोस्ट शेल कैसा है? इनकम्प्लीट है. साधु संत जो नोबल गैसेस हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बच्चों? स्टेबल है, कंप्लीट है. तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें भी शांति मिले, है ना? तो दूसरे एटम्स जो हैं, उनके पास ये चीज नहीं है, तो वो चाहेंगे कि वैसा बन जाए, है ना? तो कैसे करेंगे ना? दे लूज और गेन, दे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना? इनके आउटर मोस्ट सेल में इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो ये लोग क्या करेंगे ना? लूज करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और केमिकली वो लोग रिएक्टिव कराएंगे. तो लूज, गेन और शेयर लिख देते हैं. दे लूज, गेन और share electrons, hence they are chemically reactive, hence they are chemically reactive, hence they are chemically reactive. समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि साधु संत को हम बीच में ले आए तो आप लोग टॉपिक से डेविएट कर गए, नहीं तो ठीक है. तो जो एटम्स होते हैं अदर देन नोबल गैसेस, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखो, है ना? उनके लाइफ का प्रॉब्लम भी तो समझो. वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेचारों का, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है. तो वो क्या करेंगे? जिसके पास ज्यादा है वो लूज कर देगा, जिसके पास कम है वो गेन कर लेगा. और अगर दोनों ही गेन करने वाले होंगे, दोनों ही लालची एटम अगर एक साथ जुट गए, तो वो लोग फाइनली, ये तो उसको देने वाला नहीं, वो भी इसको देने वाला नहीं, तो फाइनली वो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, और केमिकल बॉन्ड बना करके रह जाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएंगे. ठीक है. उसके बाद आता है तो रीजंस फॉर केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल. ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं. ओके, reasons for chemical bonding between atoms. अब हम सी बी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाओगे. reasons for chemical bonding between atoms. ओके, क्या रीजन है ना? रीजन तो आप लोग समझ चुके होंगे, है ना? अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना चाहते हैं. इनकम्प्लीट है, आउटर मोस्ट सेल उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना? तभी जाकर वो स्टेबल हो पाएंगे और मॉलिक्यूल उसी वजह से वो बन जाते हैं, है ना? ओके, तो यहां पर बुक में किस हिसाब से लिखता है देखो. दैट इज, व्हाट इज द रीजन? द ड्राइविंग फोर्स फॉर एटम्स टू कंबाइन इज रिलेटेड टू द टेंडेंसी ऑफ ईच एटम टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, है ना? द ड्राइविंग फोर्स
for atoms to combine, for atoms to combine is related to the tendency, is related to the tendency of each atom to attain stable electronic configuration, of each atom to attain stable electronic configuration of the nearest noble gas, of the nearest noble gas. ठीक है, तो वो क्यों रिएक्ट करते हैं, वो क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, है ना. तो एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड वो क्यों बनाते हैं, तो रीजन पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों. उसी चीज को एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं. दैट इज, देखो जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबल बनना चाहेगा, है ना, जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबल बनना चाहेगा. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है ना, वो स्टेबिलिटी अचीव कैसे करेगा, है ना. अब कोई ना कोई रोल मॉडल तो होना चाहिए, है ना. जैसे सपोज कर लो हमें अगर स्टेबल होना है तो फिर हम ढूंढेंगे कि केवंझर में कौन सा ऐसा साधु संत है जिसकी तरह हम बन जाएंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, है ना. हमें काफी दूर का नहीं देखना है, हम जाकर के सपोज कर लो ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में नहीं ढूंढेंगे कि वहां कौन सा साधु संत है, उसका वो जैसे स्टेबल है हम भी वैसे स्टेबल बनेंगे. हमें अपने आसपास देखना है, ठीक है. एटम्स भी वैसे ही करते हैं, वो देखते हैं कि नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, सबसे पास वाला साधु कौन है, हम उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे, ठीक है. तो एटम्स atoms when achieve stable electronic configuration, so whose electronic configuration do they achieve, do they try to achieve, they try to achieve the electronic configuration of their nearest noble gas, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम कौन सा नंबर एलिमेंट है, ये एटॉमिक नंबर 11, है ना. उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, उसके जस्ट एक स्टेप पीछे जाओगे नियॉन है ना, एटॉमिक नंबर 10. और आगे जाओगे तो आर्गन है, एटॉमिक नंबर 18. नियरेस्ट कौन हुआ, नियरेस्ट हुआ नियॉन. तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करेगा, और कैसे करेगा वो हम लोग आगे चल के देखेंगे. तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों किस कारण से एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है. तो ये हो गया बच्चों रीजन, ओके. अब दो रूल्स हैं, है ना, एक ड्यूप्लेट रूल और एक ऑक्टेट रूल. ये समझ में आ गया, रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना, ओके. कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो उन्हें इस चीज को करने पे मजबूर करता है ना. ड्राइविंग फोर्स क्या है, टेंडेंसी ऑफ ईच एटम टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हर एटम के पास ये टेंडेंसी होता है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, है. और वो किसका करेंगे, नियरेस्ट नोबल गैस का, है ना, नियरेस्ट नोबल गैस का. जैसे हम लोग एग्जांपल देखे थे, ठीक है, एग्जांपल बोले थे, जैसे सोडियम है ना, सोडियम, ओके. उसके आगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है. सोडियम से जस्ट पहले कौन है बच्चों, नियॉन, है ना. ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस है. नियरेस्ट कौन है, नियॉन. तो सोडियम चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर ले. अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, 28. इसका क्या है, 281. तो इसके पास तो 28 है, इसके पास 281 है. तो ये अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, सोडियम अगर नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को उसे डोनेट करना पड़ेगा. डोनेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन मतलब वो क्या बन जाएगा, देखो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो बन जाता है बच्चों Na+, है ना. अब इस Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है, जो कि नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन के साथ मैच करता है. समझ में आ रहा है, ओके. तो रीजन आपको समझ में आ गया, ओके, फाइन. अगर उसी तरीके से क्लोरीन को अपना मतलब स्टेबिलिटी अचीव करना है, तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन होगा, आर्गन होगा. तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 288. इसका कितना है, 287. 287. इसके पास एक कम है, तो वो क्या करेगा, गेन कर लेगा. वो क्या करेगा, गेन करेगा. समझ में आ रहा है, बिकॉज उसका नियरेस्ट नोबल गैस के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा लाने के लिए गेन कर लेगा और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आर्गन के साथ मैच कर लेगा. समझ में आया, ओके. अब यहां पर दो रूल्स है बच्चों, एक है ड्यूप्लेट और दूसरा है ऑक्टेट, है ना, ओके. तो रीजन आपको समझ में आ गया. अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ड्यूप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल. Okay. Those elements whose nearest noble gas
is helium, they try to achieve 2 electrons in their valence shell. ओके, वो एलिमेंट्स जिनका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, हीलियम है, तो वो हीलियम जैसा बनना चाहेंगे। और हीलियम का बच्चों देखो, हीलियम का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो हीलियम के एटम में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एक ही ऑर्बिट है और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा, अगर सपोज कर लो हम लोग लिथियम के बारे में बात करते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बच्चों, 2,1, है ना। तो लिथियम का एटम अगर आप देखोगे तो उसके 2 ऑर्बिट्स हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, हीलियम, तो वो हीलियम जैसा बनना चाहेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, तो ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो लिथियम जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो बन जाता है लिथियम प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है, 2। और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का, तो वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाता है। यही है बच्चों ड्यूप्लेट रूल, है ना। ऑक्टेट क्या है, हीलियम के सिवा, मतलब हीलियम के अलावा बाकी जितने भी मतलब नोबल गैसेस हैं, है ना, ठीक है। नोबल गैसेस apart from helium have 8 electrons in their valence shell. ओके, वो नोबल गैसेस, हीलियम को छोड़ दो, बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 8। तो होगा क्या ना, sorry, okay, so those elements whose nearest noble gas is neon, argon, krypton, xenon or radon, okay, वो एलिमेंट्स जिनके नियरेस्ट नोबल गैस कौन होंगे, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जेनॉन होगा या फिर रेडन होगा, देन दे विल ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ओके, तो वो लोग क्या करेंगे ना, अपने आउटर मोस्ट सेल में यानी कि अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये है ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, दैट इज मेथड्स ऑफ अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देखो, मेथड्स ऑफ अचीविंग केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं, पहले डिस्कशन हो चुका है, दैट इज बाय ट्रांसफर और बाय शेयरिंग। ओके, सो कैसे होगा बच्चों ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ओके, एक तरीका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ओके, leading in the formation of, okay, leading in the formation of electrovalent bond, okay, leading in the formation of electrovalent or ionic bond, and the compound
formed is called electrovalent compound और ionic compound। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। कब होगा वो हम लोग डिस्कशन किए थे, मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा, एक डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तब जाकर के ये बॉन्डिंग हो सकता है ना। दूसरा जो है वो तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू रिएक्टिंग एटम्स। ओके, दैट इज इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ पेयर or pairs of electrons between two atoms, okay, leading to covalent bonding, okay, leading to covalent bonding, and the compound formed is called covalent compound। कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से, है ना, पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ये एक देगा वो एक देगा, तो वन पेयर हो गया। अगर ये दो दे रहा है, ठीक है, तो दूसरे वाले कहीं से और दो आना चाहिए, ठीक है, तो पेयर में ही शेयरिंग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपना, वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं, ऐसे शेयरिंग नहीं होगा, बराबर का शेयरिंग होता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के पहले मतलब लेक्चर में, आज के पहले वीडियो क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का इतना ही आज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और जो बच्चे ऑलमोस्ट लगभग सारे बच्चे मतलब पीरियडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और मुझे सेंड भी किए हैं। जो सेंड नहीं किए हैं उनका नाम मैं नोट करके रख रहा हूं, ओके। बट पढ़ाई रुके ना, क्योंकि जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनके वजह से दूसरे बच्चे सफर ना करें, इसलिए हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। बट जो बच्चे नहीं कर रहे ना, वो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करें, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी टास्क दिया जा रहा है, उसे टाइम टू टाइम करते रहे, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों चलता रहेगा, एटलीस्ट 4 वीडियोस तो इसके बनेंगे, तो आप लोग मतलब सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, अच्छे से ध्यान से सुनोगे, और अपने बुक को जब पढ़ोगे तो होपफुली आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग हमेशा यहाँ पर हैं, ओके। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।